ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। और चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो आखिर किस चीज़ के बारे में है। तो क्लास, आज का जो हमारा चैप्टर है, हम आज के चैप्टर में जानेंगे कि किस तरीके से जो जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्लास, अगर अभी तक हम ये देखें कि अभी तक जो हमने इतिहास पढ़ा है वो किन लोगों के बारे में पढ़ा है, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो पाएंगे कि अभी तक का जो हमारा हमने इतिहास देखा है वो हमने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े साम्राज्य थे। हमने वहाँ देखा कि शासक किस तरीके से रूल कर रहे थे, उनके शासन का तरीका कैसा था। और इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से जो बड़े बड़े मुग़ल साम्राज्य रहे, मुग़लों के बारे में, मराठाओं के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। और हमने देखा कि वहाँ की वास्तुकला कैसी थी, शासन करने का तरीका किस तरीके का था, वहाँ लोग क्या क्या गतिविधियाँ करते थे, व्यापारिक गतिविधियाँ करते थे। तो अभी तक का जो हमारा रहा है, और अभी भी हमने जो पिछले अपने चैप्टर में पढ़ा था, अपने लोगों ने देखा कि हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से शहरों का विकास हुआ, और अगर शहरों का वहाँ पर विकास हुआ तो व्यापारिक गतिविधियाँ किस तरीके की हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। लेकिन क्लास, क्या आपको पता है कि अभी एक ऐसी आबादी है, जो एक बड़ी मात्रा में एक ऐसी आबादी है जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने जाना ही नहीं, और इवन सोचा तक नहीं है कि हाँ ऐसी कोई आबादी है। तो चलिए क्लास, आज का जो हमारा विषय है क्लास में समझने का, वो हम यही समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारा शहरों से परे है, मतलब जो अभी तक हम लोगों ने जिनके बारे में ना सोचा है, ना जाना है, ना पढ़ा है, तो वो शहरों से परे किस तरीके के जनजातीय समाज होते हैं, आज हम उन समाजों के बारे में अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। क्लास, अगर हम बात कर रहे हैं कि शहरों से परे, तो शहरों से परे ये जो समाज होते थे वो जंगलों में रहते थे। तो चलिए आज हम आपको जंगल की सैर कराते हैं, यानी कि देखते हैं कि किस तरीके से जो जंगल में लोग रहते थे और वो किस तरीके से रहते थे, उनके रहने का तरीका क्या था, वो किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते थे, उनके क्या नियम कायदे कानून थे। तो क्लास, अब तैयार हैं जंगल की सैर के लिए? तो चलिए चलते हैं। लेकिन क्लास, इसी के साथ सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जैसे ये जो जंगल में या जनजातीय समाज थे, जो जंगल में रहते थे, वो किस तरह अन्य समाजों से अलग थे। तो अगर हम देखें तो एक बड़े अंतराल में, एक लंबे समय में अनेक हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन देखते हैं। और ये जो सामाजिक परिवर्तन हम देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। और ये सब जगह, क्या सामाजिक परिवर्तन सब जगह एक जैसे रहे होंगे? बिल्कुल नहीं रहे होंगे। तो इसलिए जो सामाजिक परिवर्तन रहे वो सब जगह अलग अलग रहे हैं और अलग अलग तरीके से विकसित हुए हैं। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ के सामाजिक परिवर्तन कैसे थे और मुख्य समाज के सामाजिक परिवर्तन किस तरीके के थे। तो अगर हम बात करें तो भारत के उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में जो समाज था वो वर्ण के नियम अनुसार विभाजित था। अब क्लास, आप कहेंगे कि वर्ण के नियम अनुसार क्या था? तो वर्ण के नियम अनुसार जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने निर्धारित किया था कि जो समाज होगा वो किस तरीके से विभाजित होगा और वो किस तरीके से चलेगा, उसके अपने कुछ नियम, रूल, रेगुलेशन थे। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये किस तरीके से था। तो हम देखते हैं कि ये भारतीय जातीय व्यवस्था में एक हायरार्की के रूप में था। हायरार्की यानी कि क्रमबद्धता। तो हम इस हायरार्की में देखते हैं, भारतीय जातीय व्यवस्था में देखेंगे कि किस तरीके से सबसे, अगर हम देखें तो सबसे जो ऊंचा स्थान था वो ब्राह्मण का था। और ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण कर्म कांड इन सब चीज़ों में विश्वास करते थे, और इसीलिए इन लोगों को क्या कहा गया? इन लोगों को उच्च जाति का प्रतीक माना गया कि ये जो समाज में ये ऊंची जाति के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, हाईएस्ट कास्ट। अगर इनके बाद की बात करें तो इनके बाद जो दूसरे नंबर पर थे वो क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय का क्या काम था समाज में? क्षत्रिय का काम था सुरक्षा करना, तो ये सैनिकों के रूप में भूमिका निभाया करते थे। थर्ड जो थे वो वैश्य थे, और वैश्य जो समाज में व्यापारिक गतिविधियां होती थी उनको चलाने का काम करते थे। इस पूरी हायरार्की में जो सबसे नीचे थे, जो लोएस्ट थे, वो थे शूद्र। और शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा
करने का कार्य दिया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जात आधारित बन गया कि हाँ, कुछ उच्च जाति के लोग थे, कुछ निम्न जाति के लोग थे। और क्लास, ये जो ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए नियम थे, वर्ण नियम, तो ये केवल ऐसा नहीं था कि यही मानते थे। ये जो नियम थे वो बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए जाते थे। और इससे क्या होगा समाज में, इससे क्या होगा, इससे ऊंच नीच, अमीर गरीब के बीच का फासला बढ़ गया होगा, है ना। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम देखें तो ये धीरे धीरे समय के साथ साथ और जटिल होता चला गया। मतलब पहले तो ये कर्म के आधार पर विभाजित था कि जो जो काम करता है वो उस कैटेगरी में है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये जन्म आधारित हो गया। जन्म आधारित यानी कि अगर किसी ब्राह्मण के यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो ब्राह्मण ही होगा, शूद्र के यहाँ पर होता है तो वो शूद्र ही कहलाएगा, ठीक है, भले ही उसमें कितनी भी काबिलियत हो या नहीं हो। तो ये जो व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा जटिल होती चली गई। अब हमने ये बात तो ठीक है कि समझ ली। इसके अलावा अगर हम जनजातीय समाज की बात करें तो ये वाले जो समाज थे वो कुछ अलग तरीके के समाज थे। अलग कहने का यहाँ मतलब है कि ये जो समाज थे वो असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी हमने देखा वर्णा सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, जिसमें कि हायरार्की हमें देखने के लिए मिली कि पूरा समाज विभाजित है। तो यहाँ पर ऐसा विभाजन हमें नहीं देखने के लिए मिलता है। और जो ये सारे लोग रहते हैं ये सब मिलजुल कर रहते हैं और नातेदारी के संबंध से जुड़े होते हैं। मतलब कि सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं और ये इनकी खासियत होती है, ठीक है। तो सब समान है वहाँ पर, कोई अलग अलग नहीं है और ये जंगलों में रहते हैं। तो ये ऐसी खासियत वाले लोगों को जनजातीय लोग या जनजातीय समाज कहा जाता है। अब क्लास, सवाल उठता है कि ये जो लोग हैं वो अपना जीवन निर्वाह किस तरीके से करते थे। अगर हम देखें तो जनजातीय समाज के जो लोग थे वो अपना जीवन यापन कई तरीक़ों से क्या करते थे, जैसे कि कृषि यानी कि खेती भी क्या करते थे। कुछ लोग शिकार और संग्राहक क्या करते थे, शिकार यानी कि पशुओं का शिकार करना, और संग्राहक भी हुआ करते थे यानी कि फल कंदमूल इनको इकट्ठा कर कर अपना जीवन निर्वाह करना। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ लोग पशुपालन पर भी निर्भर थे। पशुपालन यानी कि पशुओं को पालना, और वो पशुओं को पालते थे। पशुओं से बहुत सारा, जैसे उन्हें दूध मिलता था, है ना, उनकी खाल से वो बहुत सारी चीज़ें बना लिया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारी एक्टिविटी होती थी अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए। अब क्लास, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सारी क्रियाकलाप यहाँ के लोग कर रहे हैं वो सारे प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ये लोग जंगलों में रहते हैं यानी कि प्रकृति की गोद में रहते हैं, वहीं पर खा रहे हैं, वहीं से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो मुख्य धारा का समाज है उससे अलग अपने जीवन में खुशहाल है, बिल्कुल अलग, अपने अलग रूल हैं, अपने अलग रेगुलेशन हैं। तो ये समाज बिल्कुल अलग तरीके से अपने जीवन जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं और प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर प्रयोग भी करते हैं। अगर हम देखें तो जनजातियों में एक जनजाति खानाबदोश भी है। अब ये खानाबदोश क्या होता है क्लास, तो खानाबदोश सिंपल एक, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। मतलब इनके साथ क्या होता था, ये एक जगह रहकर अपना जीवन व्यतीत नहीं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ठीक है। अब घूमते इसलिए नहीं थे क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है घूमना, इसलिए नहीं, बल्कि इसका कारण ये था क्लास कि ये क्या करते थे, ये अपने जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन पर निर्भर थे। और जब पशुपालन पर निर्भर थे तो इनके जो जानवर इनके साथ रहते थे उन्हें लेकर ये घूमते थे। अब अगर एक जगह वो खा रहे हैं और वहाँ से उनका खाना, जो पशुओं का खाना है, वो घास वगैरह वहाँ से ख़त्म हो गई तो इन्हें मूव करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से ये खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके अलावा अगर हम देखें क्लास, तो ये जो पशुपालक थे ये संयुक्त रूप से चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे। चरागाहों या जहाँ पर पशुओं को चराया जाता था, उन पर जो कंट्रोल होता था वो किसी एक दो का नहीं होता था, वो पूरा संयुक्त रूप से होता था, यानी कि सभी का होता था। और अपने समाज को चलाने के लिए उन्होंने अपने नियम कानून बनाए हुए थे और उसी के हिसाब से अपने समाज को चलाते थे। तो इस तरीके से क्लास आपने जाना कि जनजाति किसे कहते हैं
और जनजाति में खानाबदोश किस तरीके की अलग से खानाबदोश जनजातियाँ किस तरीके से होती थी। आई होप क्लास कि आपको ये चीज़ समझ आई हो। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं कि जो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी है यानी मुख्य धारा का समाज है, जो कि जाति आधारित समाज है, और जो दूसरा जनजातीय समाज है वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट था, किस तरीके से एक दूसरे से अलग था। तो हमने जैसा कि अभी क्लास चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि ये जो जाति आधारित समाज था ये असमान वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वहाँ पर लोग समान नहीं थे, असमान थे। उसमें बताया गया था कि किस तरीके से कुछ लोग उच्च जाति के हैं, कुछ लोग निम्न जाति के हैं, तो इस तरीके से असमान रूप से विभाजित थे। जबकि अगर हम जनजातीय समाज की बात करें तो वो असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे, वहाँ पर सभी लोग समान थे, सभी मिलजुल कर रहते थे। अगर हम दूसरे जाति आधारित समाज की बात करें तो ये जो समाज होते थे वो कहाँ रहते थे, वो शहरों और गाँव में निवास करते थे। वहीं जनजातीय समाज शहरों से परे ऐसी जगह निवास करते थे जैसे जंगल हो गया, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग जाकर सुकून में अपनी ज़िंदगी को जीते थे, जहाँ इन्हें कोई डिस्टर्ब ही ना करे और अपने तरीके से ये लोग जी सकें। तो ऐसे स्थानों पर ये जाकर रहते थे। अगर हम बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि जो दोनों तरीके के समाज थे इनमें दोनों समाजों में हमें टकराव भी देखने के लिए मिलता है। अब आप कहेंगे क्लास की जब जो मुख्य धारा के समाज है वो गाँव और शहरों में रहते हैं और वो अलग थलग रहते हैं, तो दोनों में टकराव कैसे हो सकता है। तो क्लास वो टकराव ऐसे हुआ कि जब ये जो मुख्य धारा में के समाज जो थे तो इनके पास थोड़ा पैसा वैसा था, इन्होंने क्या किया, जब इनके पास पैसा हुआ तो गए जंगल में। इन्होंने सोचा कि पेड़ काट लें, पेड़ काट लेंगे तो फिर क्या करेंगे, लकड़ियों से बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, उन्हें मार्केट में बेच देंगे। तो वो तो प्रॉफिट के लिए अपना कर रहे थे। तो लेकिन अब ये लोग तो जंगल गए, लेकिन जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जंगल तो उनका घर है, और अगर कोई किसी के घर को नुकसान पहुंचाएगा तो गुस्सा आएगा ना क्लास। जैसे कि आपका भी घर है ना, और आपके घर में कोई आए और ज़बरदस्ती और कुछ भी करने लगे तो आपको बुरा लगेगा ना। तो ठीक उसी तरीके से जो समाज जनजातीय समाज थे, अगर उनको कोई डिस्टर्ब करता था या फिर उनकी जैसे पेड़ पौधों को काटना और इस तरीके की चीज़ें करना, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता था, और इस तरीके से दोनों ही समाजों में टकराव हो जाया करता था, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है क्लास कि टकराव हमें इसलिए भी देखने के लिए मिलता है क्योंकि ये जो जनजातियाँ थी वो अपनी आज़ादी को बरकरार रखना चाहते थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि कोई आकर हम पर रूल करे, और अपनी संस्कृति को बचाना चाहती थी कि जो जिस तरीके से हम जी रहे हैं आज़ादी के साथ, जिन नियमों के साथ, हमें वैसे ही जीने दिया जाए। तो इस तरीके से कई बार हम देखते हैं कि इन्हें आपस में दोनों में टकराव देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें तो टकराव तो देखने के लिए मिलता था, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों ही समाज एक दूसरे पर अपनी ज़रूरतों के चलते निर्भर भी थे। अब ये निर्भर कैसे थे, तो ये जो जनजातीय लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में। और क्लास आपको पता है कि जंगलों में तो बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, वहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, है ना। तो जो राजा मतलब किसी को भी अगर लोगों को जो मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा के समाज में जो लोग रह रहे हैं उनको अगर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से जाएंगे, किससे लेकर आएंगे, तो इन्हीं से लेकर आएंगे। अब वो उन्हें ज़रूरत पड़ी, वो जंगल तो जाएंगे नहीं कि जंगल जाएंगे जड़ी बूटियाँ वहाँ से तोड़ वोड़ के लाएंगे। तो क्या करेंगे, ये जो जनजातीय समाज होते थे ये जड़ी बूटियाँ, प्राकृतिक संसाधन, कई तरीके का सामान इनको प्रोवाइड कराया करते थे, और बदले में इन्हें भी मुख्य धारा के जो समाज थे उनसे बदले में गेहूँ वगैरह मिल जाया करते थे, जिससे वो भी अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि दोनों ही समाज अपनी ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे, एक दूसरे पर डिपेंड थे, और दोनों में टकराव भी था। तो दोनों ही चीज़ इंटरेस्टिंग है ना। और ये जो टकराव और निर्भरता का जो दोनों का रिलेशनशिप था, इन दोनों तरह के समाजों को बदलने का इसने काम किया। अब वो किस तरीके से बदला, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो क्लास हम अगली क्लास में जानेंगे।
तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको ये चीज़ें समझ आई हों। आज की जैसा कि अगर हम थोड़ा सा देखें कि हमने आज की क्लास में क्या देखा, तो हमने आज की क्लास में ये जानने की कोशिश की कि जो शहरों से परे लोग थे वो किस तरीके के लोग थे, वो कैसे रहते थे, यानी कि जनजातीय लोग जिनके बारे में अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो हमने देखा कि अभी तक जो हमारा इतिहास था वो राजा महाराजाओं के लिए था, व्यापारी, शहरों, नगरों, इन सब के बारे में था। बहुत बड़ी आबादी छूट गई थी, तो शहरों से परे हमने उन्हें जानने की कोशिश की कि वो किस तरीके के थे। तो उनकी खासियत थी कि वो वहाँ पर वो इन समाजों के नियमों को नहीं मानते थे। वहाँ पर सभी लोग कैसे रहते थे, समान तरीके से रहते थे। वो जंगलों में रहते थे, प्रकृति की गोद में रहते थे, और साथ ही साथ प्रकृति की गोद में रहते थे, खाना बदोश थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और हमने साथ ही साथ ये भी देखा क्लास कि किस तरीके से जो मुख्य धारा के समाज हैं, जो जाति पर आधारित समाज हैं, उनमें और जनजातीय समाज में किस तरीके से डिफरेंट हमें देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे से अलग थे, दोनों के बीच टकराव भी थे और दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर भी थे। ठीक है क्लास, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हों। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो क्लासेस के ग्रुप हैं उनमें भी आप पूछ सकते हैं। चलिए क्लास, आज हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो आप इन सवालों के जवाब दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है कि वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। दूसरा सवाल, क्या जनजातीय समाज असमान वर्गों में विभाजित थे। थर्ड वन, कि जनजातियाँ अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे, और खाना बदोश जनजातियाँ किसे कहते हैं। तो इन सब का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा क्लास, चलिए आज हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। और हमारा होमवर्क ये है कि आपको ये देखना है आपके अनुसार, मतलब आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से जो आज का हमारा वर्तमान समाज है और जनजातीय समाज जिसके बारे में आज हमने जाना समझा, तो वर्तमान समाज और जनजातीय समाज के बीच क्या क्या अंतर हो सकते हैं, उसकी आपको एक सूची बनानी है और वो आप मुझे सेंड कर देंगे होमवर्क करके। चलिए क्लास, आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू क्लास।